वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 9 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 437A के बारे में। तो आइए अब इसके बारे में देख लेते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437A को संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर भारत संघ को नोटिस जारी किया है, तभी ये चर्चा में है। तो ये सीआरपीसी की धारा 437A के तहत बरी किए गए व्यक्ति को हिरासत से रिहा होने के लिए जमानत बांड और जमानतदार जमा करने की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने पर आरोपी की उपस्थिति को सुनिश्चित करना होता है। इसके जो प्रावधान है उसमें कहा गया है कि जब संबंधित अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए जमानतदारों के साथ जमानत बांड भी भरना होगा। ये जमानत बांड 6 महीने के लिए वैध हैं और उपस्थिति ना होने पर बांड को जब्त कर लिया जाता है और धारा 446 प्रक्रिया लागू की जाएगी। धारा 446 क्या होता है तो ये देखते हैं। इसमें धारा 446 में प्रावधान है कि जब एक बार अदालत बांड की जब्ती के बाद अपनी संतुष्टि दर्ज कर लेती है तो वह ऐसे बांड से बंधे व्यक्ति को जुर्माना देने के लिए कहेगी या कार्ड बताएगी कि इसका भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यदि पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है तो दंड का भुगतान नहीं किया गया है तो न्यायालय उसे वसूलने के लिए आगे भी बढ़ सकता है, जैसे कि ऐसा दंड इस संहिता के तहत उसके द्वारा लगाया जुर्माना था। ना तो ट्रायल कोर्ट में के समक्ष और ना ही अपीलीय अदालत के समक्ष ऐसे मामलों में धारा 437A सीआरपीसी की कोई प्रयोज्यता है जहां आरोपी को दोषी ठहराया गया हो। इस प्रकार एकमात्र समय जब अदालत को अभियुक्त को बांड निष्पादित करने के लिए कहने की आवश्यकता होती है तो वह समय होता है जब अदालत अभियुक्त को बरी कर देती है। सीआरपीसी के तहत दोष मुक्ति क्या है तो इसमें जो शब्द बरी करना है ये एक न्यायाधीश के फैसले को संदर्भित करता है जो कानूनी तौर पर आरोपी की बेगुनाही को पुष्टि करता है। परिणाम स्वरूप ये तब प्रदान किया जाता है जब अदालत को ये निर्धारित करती है कि अभियुक्त ने उसके खिलाफ आरोपित अपराध नहीं किया है। इसका मतलब है कि अभियोजक जो होता है उस न्यायाधीश को ये समझाने में असमर्थ था कि मामला उचित संदेह से परे है। यदि अभियोजन पक्ष के पास मूल्यांकन करने के बाद न्यायाधीश को यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने अपराध किया है तो न्यायाधीश धारा 232 के तहत आरोपी व्यक्ति को बरी कर देता है। हालांकि यदि अपराधी को धारा 232 के तहत बरी नहीं किया जाता है तो उसे अपना मामला और सबूत पेश करने की अनुमति है। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद धारा 233 के तहत व्यक्ति को बरी कर सकती है या दोषी भी ठहरा सकती है। हमारा अगला आर्टिकल है राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्ति के बारे में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विभिन्न राज्यों के राज्यपालों द्वारा अपने संबंधित राज्य विधान सभाओं द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं उन पर कार्रवाई करने से परहेज करने और ऐसे विधेयक पर सहमति देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करने पर चिंता व्यक्त की है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं राज्य विधेयक पर राज्यपालों की शक्ति के बारे में। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्य विधेयक को राज्यपाल की सहमति के लिए प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शामिल है। ये राज्यपाल के लिए कार्रवाई के 4 वैकल्पिक तरीके प्रदान करता है। जब कोई विधेयक विधायिका द्वारा पारित होने के बाद सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उसमें राज्यपाल को या तो वो विधेयक पर सहमति दे या सहमति को रोके या विधेयक के कुछ प्रावधानों या विधेयक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए विधेयक को राज्य विधायिका को लौटा दे। हालांकि यदि विधायिका राज्यपाल द्वारा सुझाए गए किसी भी संशोधन को स्वीकार किए बिना जो विधेयक को फिर से पारित करती है
तो वह संवैधानिक रूप से विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य है। अगर राज्यपाल वापस कर देता है विधेयक, उसके बाद भी विधानसभा फिर से पारित कर देती है विधेयक, तो फिर राज्यपाल बाध्य होगा उस पर साइन करने के लिए। ऐसा संविधान में प्रोविज़न है। विधेयक को राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए वो सुरक्षित रख सकता है, मतलब राज्यपाल उसको सुरक्षित भी रख सकता है। ये आरक्षण तब अनिवार्य है जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य की उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। अनुच्छेद 201 क्या है? तो अनुच्छेद 201 में कहा गया है कि जब विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकते हैं या सहमति को रोक भी सकते हैं। अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक, यानी ये धन विधेयक नहीं होना चाहिए, को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों को वापस करने का निर्देश भी दे सकता है। हालांकि राज्यपाल किसी विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में उस पर सहमति नहीं भी दे सकते हैं। इसमें ये भी शामिल है कि बिल क्या है, मतलब संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है या नहीं है, इसमें सब चीज़ें शामिल होती हैं कि बिल क्या है, तो उसके बाद ये इसकी सहमति नहीं भी दे सकते हैं। ये इनके पास पावर होती है। राज्यपाल के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विरोध और देश में व्यापक हित के खिलाफ या गंभीर राष्ट्रीय महत्व का या संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है, इस तरह के जो बिल होते हैं उसको राज्यपाल रोक सकता है। अब देख लेते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले। तो इसमें एक संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि संविधान कोई समय सीमा नहीं लगाता है जिसके भीतर राज्यपाल विधेयकों पर सहमति प्रदान उसको करनी चाहिए। इसीलिए राज्यपाल कितने भी दिन तक विधेयक को रोक के रख सकता है। हालांकि ये भी कहा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल की इच्छा का सम्मान करना चाहिए उसको, और वे केवल अपने मंत्रिपरिषद के साथ सद्भाव यानी परस्पर सद्भाव से ही कार्य कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि बिलों पर सहमति देने में देरी करना एक मनमाना काम होगा जो अपने आप में संविधान की भावना के खिलाफ है। तो हमने पूरा ये राज्यपाल का मैटर देखा। हमारा अगला आर्टिकल है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्लिड मिशन द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों को जारी की करी हैं, तो तभी ये चर्चा में है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये यूक्लिड मिशन ESA के कॉस्मिक विजन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति और घटकों और जिसे ये नियंत्रित करने वाले जो मौलिक कानूनों का पता लगाना है। इसका मुख्य लक्ष्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रह्मांड के जो अंधेरे पक्ष है, जो उसका डार्क एरिया है, उसकी जांच करना है। इसे 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका नाम अलेक्जेंड्रिया के यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड के नाम पर रखा गया है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व में रहते थे। उन्होंने ज्यामितीय विषय की स्थापना की थी। यूक्लिड मिशन आकाश के 1/3 से अधिक भाग में 10 अरब प्रकाश वर्ष तक अरबों आकाशगंगाओं का अवलोकन करके ब्रह्मांड का 3D मानचित्रण यानी तीसरे आयाम के रूप में समय के साथ बनाएगा। इससे पता चलेगा कि ब्रह्मांडीय समय में डार्क एनर्जी ने पदार्थ के खिंचाव और पृथक्करण को कैसे प्रभावित किया था। अंतरिक्ष यान और उनके उपकरण के बारे में देख लेते हैं कुछ। तो ये यूक्लिड अंतरिक्ष यान लगभग 4.7 मीटर लंबा है और 3.7 मीटर व्यास यानी चौड़ाई है इसकी। इसमें 2 प्रमुख घटक शामिल हैं, जिसमें सर्विस मॉड्यूल और पेलोड मॉड्यूल है। पेलोड मॉड्यूल में 1.2 मीटर व्यास वाला टेलीस्कोप है और 2 वैज्ञानिक उपकरण शामिल हैं इसमें। एक दृश्य तरंग कैमरा है जो दृश्यमान उपकरण BRS है, और एक निकट अवरक्त कैमरा यानी स्पेक्ट्रोमीटर यानी निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर यानी NISP इसमें शामिल है। सेवा मॉड्यूल में उपग्रह प्रणालियां शामिल हैं और विद्युत ऊर्जा उत्पादन और वितरण, रवैया नियंत्रण, डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रणोदन, दूरसंचार, टेलीमेट्री और थर्मल नियंत्रण, इसमें सारे चीज़ें शामिल हैं सेवा मॉड्यूल उपग्रह प्रणालियां में। इसकी कक्षा का परिचालन कक्षा सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंज पॉइंट
2 यानी L2 नामक एक बिंदु के चारों ओर प्रभा मंडल पर होगी, जो पृथ्वी की कक्षा से परे औसतन 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इसका जीवन काल, तो ये मिशन का जीवन काल 6 वर्ष है। इसका विस्तार की संभावना के साथ ये प्रणोदन के लिए उपयोग किए जाने वाली ठंडी गैस की मात्रा तक ये सीमित रहेगा। देख लेते हैं डार्क एनर्जी क्या होती है। तो डार्क एनर्जी ये उस रहस्यमय शक्ति का दावा मतलब उस रहस्यमय शक्ति को नाम दिया गया है जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड के विस्तार की दर समय के साथ धीमी होने के बजाय तेज हो रही है। अब यह माना जाता है कि यह ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का लगभग 66% हिस्सा है, जो पारंपरिक अर्थों में ये इसका पदार्थ या ऊर्जा इसकी कोई नहीं है। ये निर्वात रूप में ब्रह्मांड में घूमते हैं और ये विद्युत चुंबकीय बलों के साथ संपर्क नहीं करते हैं, इसलिए इसे सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब अभी तक कुछ पता नहीं लगाया जा सका है डार्क एनर्जी का। हमारा अगला आर्टिकल है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डिजिटल प्रमाण के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। देश भर में केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के जीवन यापन में आसानी को बढ़ाने के लिए कार्मिक मंत्रालय की पहल, जो ये जीवन प्रमाण पत्र है, ये कार्मिक मंत्रालय की एक पहल है और ये अभियान 2.0 के लॉन्च के पहले सप्ताह के अंत तक 16 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये सरकार की पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना, जिसे जीवन प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है और इसे पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा को सरल बनाने और बढ़ाने के लिए 2014 में पेश किया गया था। इसके उद्देश्य क्या हैं तो देखते हैं। तो इस सेवा का उद्देश्य सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन भोगियों के लिए प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। बैंक जैसी अधिकतर पेंशन वितरण एजेंसियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करना है, जिसे बाद में उनकी पेंशन उनके खातों में जमा की जा सके। इस जीवन प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए जो पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को या तो पेंशन संवितरित एजेंसी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा या उन्होंने पहले सेवा की है जहाँ मतलब वहाँ का अधिकारी द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और इसे संवितरित एजेंसी को सौंपना होगा। जीवन प्रमाण पत्र योजना या जीवन प्रमाण पत्र सुरक्षित करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर इसकी समस्या का समाधान करना चाहती है। पेंशन भोगियों के पास ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के जरिए जीवन प्रमाण पत्र बनाने का भी विकल्प होगा। जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग करते हुए एक पेंशन भोगी अब प्रमाणन प्राधिकारी या संवितरण एजेंसी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता के बजाय हर साल पेंशन की निरंतरता के लिए अधिकारियों को डिजिटल रूप से अपने जीवित होने का प्रमाण प्रदान कर सकता है। ये पेंशन भोगी की पहचान को मान्य करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को नियोजित करता है, जिससे धोखाधड़ी वाली गतिविधि को भी प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशन भोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये पुनर्विवाहित या पुनर्युक्त पेंशन भोगियों के लिए उपलब्ध नहीं है। उन्हें अपने पेंशन संवितरण प्राधिकारी को पारंपरिक तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होता है। हमारा अगला आर्टिकल है क्लुचेव ज्वालामुखी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर क्लुचेव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो तभी ये चर्चा में है। तो आइए देख लेते हैं। ये कामचटका के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से भी एक है। इसकी ऊंचाई 4750 मीटर है। ज्वालामुखी में एक केंद्रीय क्रेटर के साथ एक छोटा शंकु होता है। ये एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है और इसमें 1700 ईस्वी के बाद से 50 से अधिक बार विस्फोट हो चुका है। कामचटका प्रायद्वीप के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये सुदूर पूर्वी रूस के पश्चिम में ओखोटस्क सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर के बीच स्थित है। ये लगभग 30 सक्रिय ज्वालामुखियों के साथ
दुनिया के भूतापीय गतिविधियों का सबसे केंद्रित क्षेत्रों में से एक है और यह विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में से भी एक है। यहाँ की जलवायु तो यहाँ कठोर लंबी ठंडी और बर्फीली सर्दियों और नम ठंडी गर्मियाँ होती हैं और ये पृथ्वी की एक विशाल बेल्ट का हिस्सा है जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी हम जानते हैं तथा जो ये प्रशांत महासागर की परिधि में स्थित है और यहाँ विस्फोट लगातार भूकंप आने का, विस्फोट होने का, ज्वालामुखी फटने का, भूकंप आने का लगातार खतरा बना रहता है। तो ये हमारा मैप है और ये है अमेरिका, यहाँ कनाडा है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ये पूरा पैसिफिक ओशियन है यानी प्रशांत महासागर का क्षेत्र और यहीं इसका पूरे एरिया को रिंग ऑफ फायर कहते हैं इसको। अब आइए हमारा अगला आर्टिकल देखते हैं। तो हमारा अगला आर्टिकल है MiG-21 लड़ाकू विमान यानी MiG-21 फाइटर जेट्स के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नंबर 4 स्क्वाड्रन ओरियल्स के MiG-21 लड़ाकू जो विमानों ने राजस्थान के उत्तरलाई के ऊपर आखिरी बार उड़ान भरी है, तो तभी ये चर्चा में है। तो ये भारतीय वायुसेना की सेवा में पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था MiG-21। इसे 1963 में शामिल किया गया था और इसे तत्कालीन सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था। सुपरसोनिक विमानों के 800 से अधिक वेरिएंट को सेवा में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 2 MiG-21 स्क्वाड्रन हैं जिसमें उन्नत बाइसन वेरिएंट बीकानेर में नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा और सूरतगढ़ में नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर शामिल हैं जिन्हें 2025 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं MiG-21 बाइसन क्या होता है। तो ये बाइसन ये 22 का उन्नत संस्करण है जिसे पहली बार 1976 में सेवा में शामिल किया गया था। MiG-21 FL जो विमान का पुराना संस्करण है इसे 1963 में सेवा में शुरू लाया गया था। इसको 2013 में IAF ने हटा दिया है। भारतीय वायुसेना का पहला उन्नत MiG-21 बाइसन 2001 से में प्राप्त हुआ था और इसमें अंतिम उन्नत लड़ाकू 2008 में प्राप्त हुआ है। हमारा अगला आर्टिकल है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के वन्यजीव आवास के एकीकृत विकास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। तो अब देख लेते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। तो इसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करना, इस परियोजना के गश्त और निगरानी को मजबूत करना, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए माध्यम से आवास में सुधार, जालों को हटाना, स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं। इसे 2023-24 के दौरान 8.13 करोड़ की लागत से लागू किया जाएगा और इसकी फंडिंग में तो इसमें 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और शेष लागत राज्य सरकार वहन करेगी 40%। ये भारतीय डॉल्फिन प्रजातियों की आबादी में सुधार और उनके आवास की रक्षा करने में सहायक होगा। इसके साथ ही ये स्थानीय समुदायों की आजीविका में भी सुधार लाएगा। तमिलनाडु के तटीय जल में समुद्री डॉल्फिन की 9 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। डॉल्फिन का प्रमुख निवास स्थान मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में पाया जाता है। वन्यजीव अभ्यास का एकीकृत विकास कार्यक्रम, तो ये एक चालू केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 11वीं योजना अवधि के दौरान पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना यानी राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के लिए सहायता में अधिक घटकों और गतिविधियों को जोड़कर चालू किया गया था। संरक्षित क्षेत्रों में इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व को सहायता देना शामिल है। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव का संरक्षण, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और आवासों को बचाने की पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम इस योजना में शामिल है। इस योजना के घटक तो इसमें संरक्षित क्षेत्रों जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व सहायता इसमें शामिल होते हैं। और ये गंभीर रूप से जो ये डबल बार प्रिंट हो गया है,
जो संरक्षण प्रजातियां और आवासों को बीच के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम शामिल है इसमें। तो हमारा अभी देख लेते हैं इसमें मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इसमें इसमें इसकी बात करी गई है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये 3 अलग अलग तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों, प्रवाल रीफ, समुद्री घास और मैंग्रोव से संपन्न है। इसे समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान रखना। इसे यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम द्वारा मान्यता दी गई है। ये विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण और अत्यधिक खतरे वाली प्रजातियां जैसे कि डुगोंग, व्हेल शार्क, समुद्री घोड़े, बाल्नोग्लोसस, हरे समुद्री कछुए, हॉक्सबिल कछुए और डॉल्फिन, पवित्र चैंक्स आदि का आवास यहाँ पर है। तो इसका लोकेशन भी देख लेते हैं। तो ये हमारा भारत का मैप है। यहाँ पर तमिलनाडु है और ये केरल है, ये तमिलनाडु है और यहाँ पे है गल्फ ऑफ ये मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी, ये पाक स्टेट है, पाक जलडमरू मध्य। और ये श्रीलंका का मैप है। तो इसको मैप में देख लिया। हम आगे अपना आर्टिकल देखते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है अभी बिहार की जाति के आधार पर जो जनगणना हुई थी, उसके बिहार सरकार ने अभी आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट का भी मतलब विधानमंडल में प्रस्तुत कर दी गई है। तो आप आइए इसके बारे में कुछ मुख्य चीज़ें देख लेते हैं, मुख्य तथ्य। तो इस रिपोर्ट में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग सहित कुल 215 जातिगत समूहों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त कुछ मुख्य आंकड़े सामने आए हैं, तो वही हम देखेंगे। ये बिहार में प्रत्येक 3 में से 1 परिवार गरीब है, इसमें ये आंकड़ा सामने आया है, जिसकी मासिक आय 6,000 रुपये से या उससे भी कम है। बिहार के जो 50 लाख से अधिक लोग हैं, वे दूसरे राज्यों में अप्रवासी के रूप में रह रहे हैं। जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये नीति निर्माण, गरीब और वंचित वर्गों की पहचान, आरक्षण संबंधी मानदंडों को बदलाव में सुधार आदि के लिए नवीनतम डाटा प्रदान करती है। जाति आधारित जनगणना से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ये जाति आधारित विभाजन को भी एक मजबूत कर सकती है और इससे जाति व्यवस्था यथावत बनी रह सकती है। जाति को परिभाषित करना कठिन हो सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रभावित जातिगत जनगणना हेतु प्रत्येक जाति की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में भारत में बृहद जाति संरचना के मद्देनजर सभी जातियों को परिभाषित कर पाना आसान नहीं होगा। अब भारत में जाति आधारित जनगणना का इतिहास क्या है, तो इसके इतिहास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये भारत में जनगणना की प्रक्रिया 1872 में शुरू हुई थी। उस समय इसे पूरे देश में एक साथ आयोजित नहीं किया जाता था। वर्ष 1931 तक की सभी जनगणनाओं में विशिष्ट क्षेत्रों, समुदायों, जातियों और आर्थिक समूहों के संबंध में अलग अलग जानकारियां शामिल की जाती थीं। इसके जरिए भारत में परिवारों की प्रगति को मापा जाता था। इसके बाद 1941 में भी जाति आधारित जनगणना हुई और उसका डेटा एकत्रित किया गया था, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 से 2011 तक स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर डेटा प्रकाशित किया गया है। हालांकि इनमें अन्य जातियों से संबंधित डेटा प्रकाशित नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना आयोजित की थी, लेकिन जिसके परिणाम जारी नहीं किए गए थे। अब देख लेते हैं हमारा आर्टिकल अगला। तो ये हमारा आर्टिकल है यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि अभी हुई है उसके बारे में। अभी रूस ने CEF से बाहर निकलने की घोषणा की है। इसकी प्रक्रिया में नाटो ने इस संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। इस संधि पर 1990 में हस्ताक्षर किए गए थे और इस संधि के तहत नाटो और वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मध्य सहमति बनी थी कि वे अटलांटिक महासागर एवं यूराल पर्वत के बीच के क्षेत्र में बराबर संख्या में अस्त्रों की तैनाती कर सकते हैं। इन अस्त्रों में टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, भारी तोपखाने आदि शामिल हैं। वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1955 में की गई थी और ये एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। इसे वार्सा पैक्ट भी कहा जाता था। यह संधि सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों के बीच संपन्न हुई थी। हालांकि 1991 में इसका विघटन हो गया था सोवियत संघ का। हमारा अगला आर्टिकल है प्रलय मिसाइल के बारे में।
तो अभी भारत ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC और नियंत्रक रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर तैनात किया गया है। इसकी मारक क्षमता तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर है। इसका मिसाइल का प्रकार तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पेलोड क्षमता इसकी 500 से 1000 किलोग्राम का भार वहन कर सकती है ये, और ये ठोस ईंधन वाली बैटलफील्ड मिसाइल है। ये मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर आधारित है। ये हवा में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग को भी बदल सकती है। और ये रूस की इस्कैंडर मिसाइल और चीन के डोंगफेंग 12 मिसाइल जितनी शक्तिशाली है। भारत की अन्य शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 इत्यादि हैं। हमारा अगला आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के बारे में। तो ये IOM के हालिया बयान के अनुसार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में लगभग 6.9 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसकी उत्पत्ति 1951 में प्रोविजनल इंटरगवर्नमेंटल कमेटी फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप की स्थापना के तहत की गई थी। वर्ष 1989 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन कर दिया गया। IOM के बारे में तो ये प्रवासन के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है और ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का भी एक भाग है। IOM प्रवासन से जुड़े मामले की देखरेख करता है, जिसे प्रवासन और विकास, प्रवासन के आवास को बनाना, प्रवासन की विनियमित करना, उसको जबरन प्रवासन की समस्या का समाधान करना आदि इसमें शामिल है। भारत सहित इसके 175 सदस्य हैं और इस संगठन के सदस्य में 8 राष्ट्र जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में भी शामिल हैं। हमारा अगला आर्टिकल है जियोग्लिफ के बारे में। तो ये अभी तेलंगाना में लौह युग का एक जियोग्लिफ व्रत मिला है। ये 3000 साल पुराना माना जा रहा है। जियोग्लिफ प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट का एक रूप है। इन्हें लैटराइट पठारों की सतह पर बनाया जाता है और इन्हें बनाने के लिए किसी चट्टान की सतह के एक हिस्से को काटकर, तराशकर या घिसकर उसे हटाया जाता है। जियोग्लिफ में ज़्यादातर विभिन्न वनस्पतियाँ, जानवर, ज्यामितीय आकृतियाँ और काल्पनिक डिजाइन और एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं चित्रित की जाती हैं। दुनिया के कुछ प्रसिद्ध जियोग्लिफ के उदाहरण हैं, जिसमें नाजमा लाइन्स ये पेरू में, अटाकामा जॉइंट चिली, विलिंथ इंटेग्लियोस ये USA आदि इसके उदाहरण हैं। भारत में अधिकतर जियोग्लिफ महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण क्षेत्र में से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला आर्टिकल है ये क्रिकेट में टाइम आउट के बारे में। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में ये पहली बार हुआ है कि एक बल्लेबाज थे, ये श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज, इनको टाइम आउट दिया गया है। इसके चलते हुए बल्लेबाज को बिना गेंद खेले पवेलियन लौट गया। इसमें क्या होता है कि जब कोई बल्लेबाज होता है एक, वो अगर आउट होता है तो उसके 2 मिनट के अंदर दूसरे बल्लेबाज को पिच पर आके और गेंद खेल लेनी होती है। और अगर ऐसा कोई नहीं करता है बल्लेबाज, इससे अगर ज़्यादा टाइम रहता तो जो अपोजिट टीम का जो होता है कप्तान, वो इसके लिए टाइम आउट की मांग कर सकता है। अगर तो ये अंपायर इसको टाइम आउट दे सकता है अगर 2 मिनट से ज़्यादा हो जाता है। तो तभी ये इसके बांग्लादेश के खिलाफ था तो उसने टाइम आउट मांग लिया, तो इनको टाइम आउट दिया गया। तो ये विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के खेल नियमों के अनुसार नए बल्लेबाज को पिछला क्रिकेट गिरने के 2 मिनट के भीतर पिच पर पहुंचकर गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार होना जरूरी होता है। और प्रोटोकॉल के अनुसार टीवी अंपायर द्वारा 2 मिनट की गणना पिछला विकेट गिरने के तुरंत बाद शुरू कर दी जाती है। तो जैसा कि हमने देखा था, ये हमारे आज के आर्टिकल सारे इतने ही थे। आज हमारे आर्टिकल ख़त्म हुए और वीडियो को एंड करते हैं। हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आता है कंटेंट, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।